स्वागत है दोस्तों आपका बीपीएससी हंट में। 7वीं क्लास का एनसीईआरटी का ज्योग्राफी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। आज उसी के क्रम में हम देखने वाले हैं 7वीं क्लास का 7वां लेसन, मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार। इस लेसन में आपको विशेष रूप से बस्तियां के बारे में पढ़ना है। परिवहन क्या है, परिवहन कितने प्रकार के होते हैं एवं संचार क्या है, संचार का माध्यम कौन कौन सा होता है, बस्तियाँ कितने प्रकार के होते हैं, बस्तियाँ हम किसे कहते हैं। तो आज इस टॉपिक में इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बस इसे आधा पेज या एक पेज में आपको इसमें नोट्स तैयार होगा और जो एमसीक्यू होगा मैं उसे आपको करवाता ही हूँ। और जब ये क्लास ख़त्म हो जाएगी, 7वीं क्लास का जब एनसीईआरटी ख़त्म हो जाएगा, तो मैं इसी का प्लेलिस्ट में सारा ऑब्जेक्टिव मैं आपको डाल दूँगा, ताकि आपको एक साथ एक ही जगह आपको सारा अवेलेबल हो जाए, ताकि आपको कहीं और भटकने का ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक। आप अध्याय 1 में पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? जो आपका प्रारंभिक मानव जो था भोजन, वस्त्र एवं आवास के लिए पूर्ण रूप से किस पर निर्भर था? प्रकृति पर निर्भर था। किस पर निर्भर था? प्रकृति पर निर्भर था। लेकिन समय के साथ उसने कौशल विकसित करके खाद्य पदार्थ का उत्पादन, घर बनाने, यातायात एवं संचार के बेहतर साधनों का विकास किया है। इस प्रकार उसने अपने आवास के वातावरण को अपने अनुकूल बना लिया है। तो आपने ये सब जानते भी होंगे कि हाँ, पहले मानव किस पे निर्भर था, अब धीरे धीरे किस पे आ गया है ना। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बस्तियाँ किसे कहते हैं। देखिए बहुत अच्छा यहाँ पे एग्जाम्पल इसका परिभाषा देने का प्रयास किया है, और इससे अच्छा आपको परिभाषा आपको कहीं मिल भी नहीं सकता है। बस्तियाँ वे स्थान जहाँ लोग अपने लिए घर बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? बस्तियाँ कहते हैं। बस्तियाँ कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। लिखेंगे, वे स्थान जहाँ लोग अपने लिए घर बनाते हैं उसे बस्तियाँ कहते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं, अस्थाई बस्तियाँ, अस्थाई बस्तियाँ। अस्थाई बस्तियाँ और अस्थाई बस्तियाँ। प्रारंभिक मानव वृक्ष एवं गुफाओं में निवास करते थे। जो शुरुआत का जो मानव था वो कहाँ निवास करते थे? वृक्ष एवं गुफाओं में निवास करते थे। जब उन्होंने फसल उगाना आरंभ किया तो उनके लिए एक अस्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया। बस्तियों का विकास नदी घाटियों के निकट हुआ, क्योंकि वहाँ जल पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था एवं भूमि उपजाऊ थी। व्यापार, वाणिज्य एवं विनिर्माण के विकास के साथ ही मानव बस्तियाँ बड़ी होती गई। नदी घाटी के निकट बस्ती पनपने लगी एवं सभ्यता का विकास हुआ। देखिए, नदी को सभ्यता का हम पालना कहते हैं। जैसे गंगा नदी को हम क्या कहते हैं? सभ्यता का पालना कहते हैं। सभ्यता वहाँ पलती है, फूलती है, विकास करती है। ठीक है। क्या आपको सिंधु, टिग्रिस, नील, हवांग, देखिए आपको इस नदी के बारे में मैप पे खोजना है। देखिए मैपिंग की अगर आपको तैयारी करना है तो शुरुआत कर दीजिए मैप का। अब आप मैप पे देखिए सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, कैसे, मतलब वो किस किस देश से होकर गुजरती है ना। टिग्रिस, नील, हवांग, सिंधु नदी के सहायक नदी टिग्रिस कहाँ बहती है, नील कहाँ बहती है, हवांग ही कहाँ बहती है। तो ये सब आप मैप में खोजने का प्रयास करें। मैं ही सारा सब कुछ बता दूं तो आपका भी तो दायित्व तो बनता है ना कि आप भी कुछ खुद से करें। मैं तो करवा ही रहा हूँ और ये भी करवाऊँगा आगे जा कर के। तो ऐसा नहीं कि जब मैं आगे करवाऊँगा उसके भरोसे बैठ के रहना है, नहीं, आपको पहले से ही तैयार करके रखना है। मैं वहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि सभ्यताओं के नाम याद हैं? जो नदी के किनारे सभ्यता बसा हो था उसका सभ्यता का नाम याद है? वो आपसे पूछ रहा है। अब देखिए बस्तियाँ अस्थाई एवं अस्थाई हो सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं।
बस्तियाँ अस्थायी एवं अस्थायी हो सकती है। जो बस्तियाँ कुछ समय के लिए बनाई जाती है उन्हें अस्थायी बस्तियाँ कहते हैं। अस्थायी बस्तियाँ किसे कहते हैं? जहाँ पे जो बस्तियाँ कुछ समय के लिए बनाई जाती है उसे हम अस्थायी बस्तियाँ कहते हैं। तो कहाँ बनता है? तो घने जंगलों में रहने वाले लोग, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तान, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तान, पर्वतों के निवासी अक्सर अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। वे आखेट, संग्रहण, स्थानांतरी, कृषि एवं ऋतु प्रवास करते हैं। यद्यपि अधिकांश बस्तियां आज क्या है? अस्थायी बस्तियां हैं, सॉरी अस्थायी बस्तियां हैं। इन बस्तियों में लोग क्या है कि अपने लिए घर बनाते हैं। अब देखिए, क्या आप जानते हैं, में दिया हुआ है क्या आप जानते हैं? तो क्या आप जानते हैं? तो यहाँ आपसे पूछ रहा है क्या आप जानते हैं, तो आप बताइए। बिल्कुल मैं जानता हूँ। क्या जानते हैं? देखिए, वे स्थान जहाँ भवन अथवा बस्तियाँ विकसित होती है उसे बसाव स्थान कहते हैं। बसाव स्थान किसे कहते हैं? वे स्थान जहाँ भवन अथवा बस्तियाँ विकसित होती है उसे क्या कहते हैं? बसाव स्थान कहते हैं। आदर्श बसाव स्थान के चयन के लिए आदर्श बसाव स्थान के लिए चयन के लिए प्राकृतिक दशाएं क्या क्या होना चाहिए? तो अनुकूल जलवायु, जल की उपलब्धता, और क्या है? उपयुक्त भूमि, और क्या है? उपजाऊ मिट्टी। देखिए, ये सीधे आपका ऑब्जेक्टिव का सवाल बन सकता है। ये आपका जो है ये सीधे ऑब्जेक्टिव का सवाल है, ऑब्जेक्टिव का सवाल है ये। तो इसे आप लोग नोट करेंगे या फिर ऑब्जेक्टिव में इसको बता देता हूँ किस प्रकार से यहाँ पे सवाल आपसे बनाया जा सकता है। जैसे कि सवाल आपसे पूछ सकता है कि बस्तियाँ उन क्षेत्रों में विकसित होती है जिनमें निम्न में से कौन कौन विशेषताएं होनी चाहिए या फिर हो सकती है। आपको अनुकूल जलवायु दे देगा, जलवायु की उपलब्धता देगा, उपयुक्त भूमि, उपजाऊ मिट्टी लास्ट में दे देगा। इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई। याद रखेंगे। तो पहला पेज में आपने क्या पढ़ा? बस्तियाँ किसे कहते हैं, बस्तियाँ कितने प्रकार के होते हैं, आदर्श बसाव स्थान के लिए कौन कौन से प्राकृतिक दशाएं होती हैं। पहला पेज में हमने ये पढ़ा है, तो इसको आप नोट कर लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बता रहा है? देखिए, यहाँ पे ऋतु प्रवास है। ऋतु प्रवास के बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो क्या है ऋतु प्रवास? ऋतु प्रवास लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। जो लोग पशु पालते हैं वे मौसम में परिवर्तन के अनुसार नई चारागाह की खोज में निकल जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्या था? मैरी का जन्मदिन था। केक काटने के लिए वो अपने मित्रों के साथ गुरप्रीत की प्रतीक्षा कर रही थी। आखिरकार थकी खाजती और हाँफती हुई गुरप्रीत पहुंची। ये कहानी है। बस आगे बढ़ते हैं, है ना? चलिए, अब देखिए यहाँ पे परिवहन के बारे में दिया गया है। परिवहन, देखिए परिवहन जो है कि इसके बारे में हम देख लेते हैं। परिवहन लोगों एवं सामान के आवागमन के साधन होते हैं। परिवहन क्या होता है? परिवहन लोगों एवं आवागमन, सामान के आवागमन के साधन होते हैं। पुराने समय में अधिक दूरी की यात्रा करने में अत्यधिक समय लगता था। उस समय लोग पैदल चलते थे एवं अपने सामान को ढोने के लिए पशुओं का उपयोग करते थे। पहिए की खोज से परिवहन आसान हो गया। समय के साथ परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास होता गया, लेकिन आज भी लोग परिवहन के लिए पशु का उपयोग करते हैं। ठीक है। देखिए, एक बार मैं इसको पढ़ देता हूँ ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि यहाँ पे हम छोड़ के आगे बढ़ गए हैं। तो चलिए पढ़ ही देते हैं। देखिए, यहाँ पे एक लड़की है, मैरी। मैरी का जन्मदिन था। केक काटने के लिए वो अपने मित्रों के साथ गुरप्रीत का प्रतीक्षा कर रही थी। आखिरकार थकी खाजती और हाँफते हुए गुरप्रीत पहुंची। उसने बताया कि अत्यधिक यातायात जाम था। मैरी की माँ मिसेस थॉमस ने गुरप्रीत की पीठ थपथपाकर गहरी सांस भरी। ओह, हमारे शहर में बहुत प्रदूषण है। प्रसाद हाल ही में गांव से आया था। उसने पूछा, शहरों में इतना प्रदूषण तथा यातायात जाम क्यों होता है? शहरी में बढ़ती आबादी के कारण दिन प्रतिदिन वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है। मैरी की माँ पिता मिस्टर थॉमस ने कहा कि मैरी ने पूछा, तब लोग शहर क्यों आते हैं? उसकी माँ ने उत्तर दिया कि वे यहाँ नौकरी एवं बेहतर शिक्षा एवं चिकित्सा
सुविधा के लिए तलाश में आते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि आप शहर में क्यों रहते हैं या फिर क्यों जाते हैं, लोग शहर क्यों जाते हैं, तो आप ये भी बता सकते हैं। ये बहुत अच्छा आपका आंसर बन सकता है। जैसे गाँव आप जाते हैं तो कुछ कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, पूछ देंगे कि आप शहर में क्यों रहते हैं, लो करते हो बीपीएससी का तैयारी, बताओ ये सवाल। तो लोग ऐसे गांव में मिलते हैं। तो ये सब आपको ऑब्जर्व करके रखना है कि हाँ, यहाँ पे मैंने इसको पढ़ा था, या फिर आपका वो खुद का जो ना मस्तिष्क से जवाब देते आना चाहिए, है ना। चलिए, बस ये 7 क्लास के बच्चों के लिए मैं बात बता रहा हूँ। वो ठीक है, आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बुद्धिमान हैं। चलिए, कह रहा है कि यदि मैरी ने फिर पूछा, यदि इतनी अधिक संख्या में लोग शहर में आते रहेंगे तो सारे लोग कहाँ रहेंगे। मिस्टर थॉमस ने कहा, यही कारण है कि अत्यधिक संख्या में गंदी बस्तियाँ एवं अवैध कब्जे वाली बस्ती दिखाई देती है, जहाँ लोग भीड़ भाड़ एवं अस्वस्थकारी परिस्थितियों में रहते हैं। गांव में जल एवं विद्युत की कमी एक सामान्य समस्या है। प्रसाद ने कहा, हमारे गांव में बड़े सिनेमा घर है, अच्छी सुविधा वाली स्कूल एवं अच्छे अस्पताल नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारा खुली भूमि एवं सांस लेने की ताज़ी हवा मिलती रहती है। जब मेरे दादाजी बीमार थे तो उनको शहर के अस्पताल में लाना पड़ा था। अब देखिए, अब क्या कह रहा है कि ऊपर दिए गए संवाद से बस्तियों के दो विभिन्न चित्रण हमारे सामने आता है। मेरी बात गौर से सुनना। जो भी आपने ऊपर पढ़ा है, तो ऊपर में दिए गए संवाद, संवाद का मतलब बातचीत से बस्तियों के दो विभिन्न चित्रण हमारे सामने आता है, ग्रामीण एवं शहरी बस्तियाँ। ग्रामीण में क्या कैसी दशा थी और गांव में कैसी दशा थी। तो ग्रामीण में क्या था कि वहाँ पे खुली श्वास मतलब खुली ज़मीन थी, वहाँ पे आप खुली वातावरण था, वहाँ पे आप खुली हम घूम सकते थे, सांस ले सकते थे, वहाँ पे प्रदूषण कम था। शहर में क्या था, कंजेस्टेड एरिया था, गंदगी था, है ना, अस्पताल है। तो आप देख सकते हैं कि क्या आपको दोनों में अंतर है। गांव ग्रामीण बस्ती होती है, गांव गांव ग्रामीण बस्ती होती है जहाँ लोग कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, दस्तकारी एवं पशुपालन संबंधी कार्य करते हैं। तो पूछ देगा कि गांव के लोग क्या क्या काम करते हैं, तो आप इसको बता सकते हैं। ठीक है, ग्रामीण बस्ती सघन या प्रकीर्ण हो सकती है। सघन बस्तियां में घर घर पास पास बने होते हैं। ठीक है, परिकर्ण बस्तियां में लोगों के घर दूर दूर व्यापक क्षेत्र में फैले होते हैं। इस प्रकार की बस्तियां मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्र में, घने जंगल एवं अति विषम जलवायु क्षेत्र में पाई जाती है। ग्रामीण क्षेत्र में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में ढाल वाली छत बनाती है, जिन पर जिन स्थानों में वर्षा के समय क्या होता है, जल का जमाव होता है, वहाँ ऊंचे प्लेटफॉर्म अथवा स्टिल्ट, मतलब आप देख रहे हैं स्टिल्ट, देखिए यहाँ पे बता रहा है स्टिल्ट, ये जो खड़ा खड़ा है, स्टिल्ट बनाए जाते हैं। गर्म जलवायु वाले क्षेत्र में, यहाँ पे नोट कर लेंगे इस पॉइंट को, गर्म जलवायु वाले क्षेत्र में मिट्टी की मोटी दीवार घर पाए जाते हैं। सवाल ऑब्जेक्टिव सीधे बन सकता है यहाँ से, अगर आपसे घुमा करके सवाल पूछा जाता है तो इस पॉइंट को अगर आप रखेंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव बना ले जाएंगे। क्या है, गर्म जलवायु वाले क्षेत्र में मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर होते हैं। क्यों होते हैं, ताकि उनको गर्मी से सुरक्षा मिल सके, ताकि उनको मिट्टी से ठंड प्रदान हो सके, मतलब ठंडक लग सके, इसलिए। जिनकी छतें फूस की बनी होती है। स्थानीय सामग्री जैसे पत्थर, पंख, चिकनी मिट्टी, तृण आदि का उपयोग घर बनाने में किया जाता है। नगरीय बस्तियों में नगर छोटी एवं शहर उनसे बड़ी बस्तियां होती है। देखिए, अब नगरीय बस्तियां में नगर छोटी एवं शहर उनसे बड़ी बस्तियां होती है। यहाँ पे नगर और शहर में क्या अंतर है। नगर हम उसे कहते हैं जहाँ पे शहर की सारी व्यवस्था और लेकिन उसका आकार छोटा है, उसे हम नगर कहते हैं। शहर क्या है, व्यवस्था तो सारा तो रहेगा ही और आकार में बड़ा रहेगा, उसे हम शहर कहते हैं। तो नगर और शहर में आपको अंतर आते रहना चाहिए समझ में। ठीक है, नगरीय क्षेत्र में लोग निर्माण, व्यापार एवं सेवा क्षेत्र में कार्यरत होते हैं। ठीक है, अपने राज्य के कुछ गांव, नगर, शहर का नाम लिखिए। अब यहाँ पे क्या आ गया है, परिवहन। अभी जस्ट उसको मैंने पढ़ा था। यहाँ क्या दिया है, परिवहन। परिवहन लोगों को सवान लोगों एवं सामान
के आवागमन के साधन होते हैं। पुराने समय में अधिक दूरी की यात्रा करने में अत्यधिक समय लगता था। उस समय लोग पैदल चलते थे एवं अपने सामान को ढोने के लिए पशुओं का उपयोग करते थे। पहिए की खोज से परिवहन आसान हो गया। समय के साथ परिवहन विभिन्न साधनों का विकास होता गया, लेकिन आज भी लोग परिवहन के लिए पशुओं का उपयोग करते हैं। हमारे देश में सामान्यतः गधे, खच्चर, बैल, ऊंट का उपयोग किया जाता है। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में एंडीज पर्वत के क्षेत्र में लामा का उपयोग उसी तरह होता है जैसे तिब्बत में याक का उपयोग होता है। अब देखिए, दक्षिण अफ्रीका में एंडीज पर्वत के क्षेत्र में लामा का उपयोग, लामा एक जंतु पशु है, तो आप उसे फिगर में गूगल करके आप जब फिगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लामा कैसा होता है। तो आपके मना मस्तिष्क में एक चित्र बनेगा, तो आपको वो लंबे समय तक याद रहेगा कि लामा कहाँ, दक्षिण अफ्रीका। देखिए, यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका दिया हुआ है, तो यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका नहीं होना चाहिए, दक्षिण अमेरिका होना चाहिए। एंडीज पर्वत के क्षेत्र में याद रखेंगे। जैसे तिब्बत में याक का उपयोग होता है, तिब्बत में याक का उपयोग होता है। प्रारंभ में अन्य देशों के व्यापारियों को भारत पहुंचने में अनेक महीने लग जाते थे। वे समुद्री मार्ग से या थलीय मार्ग से भारत आते थे। हवाई यात्रा ने परिवहन को द्रुत बना दिया। आज भारत से यूरोप की यात्रा केवल 6 से 8 घंटे का समय लगता है। इस प्रकार परिवहन को आधुनिक साधन समय ऊर्जा का बचत करते हैं। अब देखिए, परिवहन कितने प्रकार के होते हैं यहाँ पे दिया है। तो परिवहन क्या है, परिभाषा क्या है? परिवहन लोगों को एवं सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का साधन है, उसे हम परिवहन कहते हैं। तो परिवहन कितने प्रकार के होते हैं? तो परिवहन 4 प्रकार के होते हैं: सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग। एक जब हम आगे जब पढ़ेंगे तो हम एक पाइपलाइन भी पढ़ेंगे, क्योंकि पाइपलाइन के माध्यम से तेल, दूध, ये सब पानी, ये सब पहुंचाया जाता है। कह रहा है कि कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग क्या है? कम दूरी यातायात का सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले मार्ग सड़क है। देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है फिर से, सड़क मार्ग कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले सड़क है। सड़क पक्की एवं कच्ची हो सकती है। मैदानी क्षेत्रों में सड़क का घना जाल बिछा है। मरुस्थल, वनों एवं ऊंचे पर्वत जैसे स्थान पर भी सड़क बनी हुई। हिमालय पर्वत में मनाली लेह राजमार्ग विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है। देखिएगा, हिमालय पर्वत में, देखिए यहाँ पे फैक्ट है, इसे आप नोट करेंगे। हिमालय पर्वत पर लेह राजमार्ग, मनाली लेह राजमार्ग विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग में से एक है। इम्पोर्टेंट सवाल है कि विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग कौन सा है? तो मनाली लेह राजमार्ग, मनाली लेह राजमार्ग कहाँ पे है? ये हिमालय पर्वत पर है, याद रखेंगे। भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग यानी सबवे कहते हैं। फ्लाईओवर वगैरह संरचनाओं के ऊपर बनाए जाते हैं। आप समझ गए, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग विश्व का सबसे लंबा सड़क मार्ग है, याद रखेंगे। देखिए आपका ये क्या है, ये पक्की सड़क है, ये कच्ची सड़क है। यहाँ पे फिगर बताया गया है ताकि आपको स्पष्ट हो जाए। रेल मार्ग, रेल मार्ग क्या है? रेल मार्ग जो है आपका, रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से कम खर्च में लोगों का आवागमन एवं भारी सामान को ढोने का कार्य होता है। वाष्प के इंजन की खोज एवं औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन का तीव्र विकास में सहायता प्रदान की। ठीक है। डीजल एवं विद्युत इंजन ने व्यापक रूप से वाष्प के इंजन के स्थान ले लिया। सुपरफास्ट रेलगाड़ियों से परिवहन की गति और भी तीव्र हो गई। मैदानी भागों में रेलमार्ग का जाल व्यापक रूप से फैला है। उन्नत प्रौद्योगिकी कौशल से दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में रेलमार्ग बनाना संभव हो गया है, लेकिन इनकी संख्या काफ़ी कम है। भारतीय रेल मार्ग जो है कि मार्गों का जाल भली भांति विकसित
है, यह एशिया में सबसे बड़ा है। देखिए, एशिया में सबसे बड़ा रेल मार्ग किसका है? तो आपका एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग किसका है? भारत का है। तो यहाँ पे देखिए एक पॉइंट दिया हुआ है, जाइनिंग से लहासा। जाइनिंग कहाँ पड़ता है आपका? तिब्बत में। लहासा आपका चाइना में पड़ता है। तो अगर बीच से चलने वाले, है ना, जाइनिंग से लहासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, जिसका सबसे ऊंचा समुद्र तल कितना है? इतना है। आप 5772 मीटर आप देख सकते हैं। इसको आप नोट कर लेंगे। जाइनिंग से लहासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर चलती है? 4000 मीटर से ऊंचाई पर चलती है, याद रखेंगे। आगे देखते हैं, इसमें कुछ दिया भी है इधर, क्या आप जानते हैं? है यहाँ पे दिया है। देखिए यहाँ पे क्या आप जानते हैं, भारत में अनेक राष्ट्रीय एवं राजमार्ग हैं। भारत में एक्सप्रेस वे का निर्माण नवीनतम है। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। अब देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है, मैं आपको बता दूं। देखिए यहाँ पे आपका दिल्ली है, यहाँ पे आपका मुंबई है, यहाँ पे आपका कोलकाता है, यहाँ पे आपका क्या है? चेन्नई है। तो चारों शहर को जोड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर्णिम चतुर्भुज, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखेंगे यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है। नोट करेंगे, विश्व का सबसे सड़क मार्ग कौन सा है? तो मनाली ले, जो भी आप पढ़ के आ रहे हैं। और क्या है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है, जो पश्चिम रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर व्लादिवोस्टोक तक जाता है। तो इसे आप नोट करते चलेंगे। ये देखिए छोटी छोटी फैक्ट से ही आपका एग्ज़ाम क्लियर होता है। ऐसा नहीं कि आप बड़ा बड़ा टॉपिक पढ़ लेंगे, जाए एग्ज़ाम में क्वेश्चन पता ही नहीं, तो याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जल मार्ग। जल मार्ग क्या है? इसको पढ़ते हैं जल मार्ग को हम, है ना। चलिए जल मार्ग को देखते हैं। कह रहा है कि आप पहले पढ़ चुके कि प्रारंभिक समय में परिवहन के लिए जल मार्ग का उपयोग किया जाता था। अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता साधन है। तो जलमार्ग क्या है? सबसे सस्ता साधन होता है। याद रखें कि जलमार्ग क्या है? सबसे सस्ता साधन होता है। यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अंतर्देशीय जलमार्ग और समुद्री जलमार्ग। अब अंतर्देशीय क्या होता है और समुद्री मार्ग क्या होता है? नावें, नदियाँ एवं झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है। कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक, अफ्रीका में नील नदी। ग्रेट लेक झील है ना, अफ्रीका में नील नदी। अब कह रहा कि समुद्री एवं महासागरीय मार्गों का उपयोग सामान्यतः जो है व्यापारिक माल एवं सामान को एक देश से दूसरे देश पहुंचाने के लिए करते हैं। ये मार्ग पतनों से जुड़े होते हैं। विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पतन हैं, जैसे कि एशिया में सिंगापुर, मुंबई, उत्तर अमेरिका में न्यूयॉर्क एवं लॉस एंजलिस, दक्षिण अमेरिका में रियो डी जनेरियो, अफ्रीका में डरबन एवं केपटाउन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, यूरोप में लंदन। क्या विश्व के कुछ और पतनों, है ना, पतनों के बारे में नाम बता सकते हैं? या आपसे पूछा जा रहा है तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। वायु मार्ग। अब हम वायु मार्ग को पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है? वायु मार्ग को हम देखते हैं, वायु मार्ग को भी देखते चलते हैं। वायु मार्ग क्या है? 20वीं सदी के आरंभ में, क्या पूछ रहा है यहाँ पे? 20वीं सदी के आरंभ में यहाँ पूछ रहा है, 20वीं सदी के आरंभ में विकसित यह परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग है। ईंधन की लागत अधिक होने के कारण यह सर्वाधिक महंगा साधन है। तो जल मार्ग क्या है? सबसे सस्ता साधन है और वायु मार्ग सबसे महंगा साधन है। वायु यातायात खराब मौसम जैसे कोहरे एवं तूफान से कुप्रभावित होता है। यह यातायात का अकेला साधन है जो सर्वाधिक दुर्गम
एवं दूर स्थान तक पहुंच सकता है। विशेष रूप से जहां सड़क एवं रेलमार्ग नहीं है, हेलीकॉप्टर अगम्य स्थान एवं संकटकालीन स्थितियों में लोगों को बचाने एवं भोजन, जल, कपड़े, दवाएं बांटने के लिए बहुत ही उपयोगी साधन है। कुछ महत्वपूर्ण हवाई पतन है दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, है ना, न्यूयॉर्क, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एवं काहिरा। काहिरा संचार को देख लेते हैं। संचार क्या है? देखिए, संचार दूसरों के पास सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया। तकनीकी विकास के साथ मानव ने संचार के नए तीव्र साधन को विकसित कर लिया है। संचार क्या है? दूसरों के पास तक पहुंचाने सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? संचार कहते हैं। संचार की परिभाषा आप यहाँ से लिख लेंगे। तकनीक के विकास के साथ मानव ने संचार के नए एवं तीव्र साधनों को विकसित कर लिया है। ठीक है। संचार तंत्र के विकास का वर्णन करता है। संचार के क्षेत्र में विकास विश्व में सूचना क्रांति आई है। क्या बोला? संचार के क्षेत्र में विकास से विश्व में सूचना क्रांति आई है। सूचना प्रदान करने के लिए शिक्षा तथा मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग होता है। समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं। इनको जनसंपर्क माध्यम कहते हैं। तो दूसरा पॉइंट, संचार को हम क्या कहते हैं? जनसंपर्क माध्यम भी कहते हैं। जनसंपर्क माध्यम किसे कहते हैं? तो संचार को कहते हैं। इसलिए इनको क्या कहते हैं? जनसंपर्क माध्यम। किसे? संचार को कहते हैं। याद करते हुए चलेंगे, लिखते हुए चलेंगे। मैं बोल रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके आप लिखेंगे। सैटेलाइट से संचार की तीव्रता आई है। सैटेलाइट से संचार की तीव्रता आई है। तेल की खोज, वनों का सर्वेक्षण, भूमिगत जल, खनिज संपदा, मौसम पूर्वानुमान एवं आपदा पूर्व चेतावनी आदि में सैटेलाइट सहायक होते हैं। अब हम इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल भेज सकते हैं। आज सेलुलर फ़ोन के द्वारा बेतार टेलीफोनिक संचार अत्यधिक लोकप्रिय हो चुका है। इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में केवल सूचना एवं परस्पर समीपता ही नहीं मिलती, अपितु इनसे हमारा जीवन अधिक सुखमय भी बन गया है। अब हम घर बैठे ही रेल, हवाई जहाज एवं सिनेमा या होटल तक के लिए टिकट आरक्षित करवा सकते हैं। संपूर्ण विश्व में इस प्रकार की जो है कि लोगों के बीच लोगों तथा सेवाओं तथा संस्थाओं के बीच तीव्र गति से आपसी संपर्क संभव होने के कारण आज हम एक बृहद विश्व समाज के रूप में विकसित हो रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे देखिए मैप है। कुछ मैं शहर का नाम बता देता हूँ। मेरे पास अभी जो शहर का नाम आप देख सकते हैं, तो मैं आपको लिखाते चलता हूँ शहर का नाम। आपको क्या क्या, कोई दक्षिण अमेरिका में कुछ शहर है, मैं आपको पहले उत्तर अमेरिका लिखिए। उत्तर अमेरिका में कुछ शहर का नाम आपको मैं लिखाता हूँ, तो आप उसे मैप में तैयार करेंगे। शिकागो को पता करना है, टोरंटो को पता करना है, विनिपेग को पता करना है, मॉन्ट्रियल को पता करना है, बॉस्टन को पता करना है, न्यूयॉर्क। क्या क्या मैंने कहा? शिकागो, टोरंटो, विनिपेग, मॉन्ट्रियल, बोस्टन, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क एवं लॉस एंजलिस, मैक्सिको, सैन फ्रांसिस्को, है ना, सैन फ्रांसिस्को, और क्या है? पनामा, बरमूडा। ये आपका कहाँ से है? ये उत्तर अमेरिका का शहर है। देखिए, हम इसको शहर बताने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि अगर आप मैप की तैयारी करते हैं तो आपको ये सब शहर पता होना चाहिए, ताकि अब देखिए मॉन्ट्रियल बहुत बार सुन चुके होंगे इकोलॉजी इन्वायरमेंट में, अगर आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे यहाँ पूछता है शिकागो सम्मेलन कब हुआ था, कहाँ स्वामी विवेकानंद गए थे। सब शहर का नाम आपको पता होना चाहिए। विनिपेग, ये सब पता होना चाहिए। पनामा क्या है? स्थल संधि है, जो क्या है? दोनों को जोड़ता है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को। सब शहर का नाम आपको पता होना चाहिए। अब लिखेंगे दक्षिण अमेरिका में कौन कौन सा आपको शहर पता लगाना है, तो लिखेंगे क्याटो, क्याटो, अगला लीमा,
लिमा, ब्राज़ीलिया, ब्राज़ीलिया। अगला लिखेंगे रियो डियो जनेरियो, रियो डियो जनेरियो, सेंट पोलो, सेंट पोलो। अब अफ्रीका में लिखेंगे अदिस अबाबा, अदिस अबाबा, काहिरा, काहिरा, जिब्राल्टर, जिब्राल्टर, डरबन, डरबन क्या हुआ था 1904 में महात्मा गांधी ने क्या किया था, फिनिक्स फार्म की स्थापना किए थे। कैपटाउन, हरारे, हरारे। अगला क्या है, नैरोबी, नैरोबी। अब ऑस्ट्रेलिया में लिख लेंगे, ऑस्ट्रेलिया में लिखेंगे पर्थ, पर्थ, सिडनी, डरबन, वहाँ भी पड़ता है डरबन। अब लिखेंगे एशिया में, लिखेंगे एशिया में जकार्ता, जकार्ता, सॉरी, एशिया में लिखेंगे आप हांगकांग, शंघाई, हांगकांग, शंघाई, टोक्यो, बीजिंग, व्लादिवोस्टक। व्लादिवोस्टक क्या था, पिट्सबर्ग से ट्रेन जाती है जो सबसे लंबा रेल मार्ग है विश्व का, है ना। चलिए यूरोप को देख लेते हैं, 5 शहर देख लीजिएगा, लिस्बन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट, लिस्बन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट, बर्लिन, स्टॉकहोम, सॉरी स्टॉकहोम। अगला है कि बगी धर्म, ठीक है, नहीं स्टॉकहोम ही है ना, स्टॉकहोम है, जो है ना, स्टॉकहोम है, स्टॉक धर्म, सॉरी टंग स्लिप कर गया, स्टॉकहोम है। बगिंघम है एक शहर है, इसके बाद जो है बगिंघम जो है। तो चलिए अब हम सवालों को देखते हैं। परिवहन के 4 प्रकार क्या हैं? तो परिवहन के 4 प्रकार कौन कौन से हैं? तो आपका जल मार्ग है, जल मार्ग, वायु मार्ग, सड़क मार्ग, रेल मार्ग। बस्ती से आप क्या समझते हैं? जहाँ लोग क्या करते हैं, बसते हैं, उसे हम बस्ती कहते हैं। ग्रामीण लोगों के क्रियाकलाप क्या है? कृषि करना, पशुपालन करना, है ना, पशुचारण करवाना, इस प्रकार से। रेल मार्ग के किन्हीं 2 गुणों के बारे में बताइए। क्या है? लंबी दूरी एवं कम कीमत पर। संचार से आप क्या समझते हैं? लोगों तक सूचना पहुंचाना। जनसंपर्क माध्यम क्या है? तो रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र, ये सब क्या है? जनसंपर्क माध्यम है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि यहाँ पे इनमें से कौन संचार का साधन नहीं है? तो मेज नहीं है। इनमें से कौन सा सड़क का भूमिगत निर्माण है? तो सबवे है। किस द्वीप पर पहुँचने के लिए निम्न में से कौन सा यातायात का साधन उपयुक्त होता है? तो जहाज है। यातायात द्वीप है तो जल से, जल की बात हो रहा है ना। यातायात का कौन सा साधन जो है कि पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है? ऑब्वियसली साइकिल नहीं करेगा। अगला सवाल है आपका मिलान करने का है, सही जोड़ा बनाना है। तो कौन सा है आपका? इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट को हम क्या कर सकते हैं? संचार का साधन है। नहर मार्ग क्या हो सकता है? नहर मार्ग अंतर्देशीय जल मार्ग हो सकता है। नगरीय क्षेत्र क्या हो सकता है? क्षेत्र जहाँ लोग अपना उत्पादन, व्यापार एवं सेवा क्षेत्र का कार्यरत रहते हैं। सघन बस्ती क्या होता है? आप इस प्रकार से देख सकते हैं। तो ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, और 2 दिन के बाद ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। फिर नया टॉपिक हम लेंगे, नया लेसन लेंगे, सॉरी नया बुक लेंगे हम, 8 क्लास के NCERT की शुरुआत कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।